अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमने हाल ही में पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मनाया है। आज़ादी के इतने सालों बाद हमें अंदाज़ा हुआ है कि मुल्क ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, लेकिन इसके साथ साथ आज भी हम बहुत सारी मुश्किलात जैसे कि अमन, रोज़गार और तालीम जैसे और सेहत जैसे मसलों में घिरे हुए हैं। तो अब है यही हमारा आज का मौजू कि हम इस पूरे सिनेरियो में अगर देखें तो हमें यहाँ पे रुकना चाहिए या फिर हमें मुल्क से निकल जाना चाहिए। इस सिलसिले में हम लोग एक नया अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं विच इज़ रिलेटेड टू जिसकी थीम यही है कि पाकिस्तान से जिंदाबाद या फिर पाकिस्तान जिंदाबाद, जिसमें हम चाहेंगे कि मुख्तलिफ शोबों के लोगों को अपने पास बुलाएं, उनसे इंटरव्यू करें और उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करें कि वो लोग किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को और वो किन एस्पेक्ट्स को कंसिडर करते हैं इस डिसीजन को लेते हुए और उनका क्या ख्याल है इस बारे में। जी, और इस सिलसिले में हम लोग अपने सेशंस में मेहमानों को बुलाएंगे जिन्होंने पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी जिंदगी गुजारी है या अभी भी गुजार रहे हैं। और उस सिलसिले में आज हमारे पहले गेस्ट हैं अब्दुल वदूद साहब। Welcome वेलकम everyone. अब्दुल वदूद। वालेकुम अस्सलाम। खामा में खुश आमदीद। बहुत बहुत Thank you शुक्रिया for जी, बहुत बहुत शुक्रिया thank अपना कीमती वक्त निकालने का और हमारे इस प्रोग्राम में शरीक होने का। बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने का और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू के क्वेश्चंस कैसे हैं। और बिफोर जस्ट क्विकली यू गाइस स्टार्ट, मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि कुछ टाइम बाहर गुजारा, ज़्यादा टाइम पाकिस्तान में गुजारा। जी बिल्कुल, उन जी। दोनों चीज़ों को ज़रूर डिस्कशन करेंगे। तो पाकिस्तान से भागने और रहने से पहले छोटा सा स्टार्ट करते हैं कि थोड़ा सा नाजरीन को बताइए कि आप कब पैदा हुए और स्कूलिंग का ज़माना कैसा रहा। सो नाज़रीन, जैसे जैसे तारीफ करा चुके हैं, मेरा नाम अब्दुल वदूद है। मेरी पैदाइश कराची की है 1986 की। और मगर मेरी जो ज़्यादातर स्कूलिंग थी वो एक क्या कहते हैं आर्म फोर्सेस के स्कूल्स की थी। तो जहाँ तक जनरली कराची में और पाकिस्तान में स्कूल होते हैं, उनमें देखा है जाए कि बड़े छोटे-छोटे कैंपसेस में जो है ना ज़्यादातर जो है ना स्कूलिंग होती है। बट मैं थोड़ा-सा इस मामले में लकी था और हर तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद थी और सिविलियन और आर्म फोर्सेस के बच्चों के साथ मिलके पढ़ा, जो कि एक इंटरेस्टिंग जो है एक्सपीरियंस था। आप और कुछ ज़्यादा जानना चाहेंगे या इसकी डिटेल में? अच्छा, इस चीज़ पे मैं और तासीर क्योंकि दोनों भी इसी तरह आर्म फोर्सेस स्कूल से पढ़े हैं, तो लेकिन क्या बचपन में कभी आर्मी में भी जाने का या आर्म फोर्सेस में जाने का शौक पैदा हुआ उस तरह की स्कूलिंग में? मेरा जो वो है बैकग्राउंड है वो थोड़ा-सा जो है वो हम जो है वो एक कह लें कि बिज़नेस कम्युनिटी जो से है। तो आस-पास करीब में कोई भी ऐसा नहीं था जिसने जो है वो कभी आर्म फोर्सेस में सर्व किया हो, ना फैमिली में, ना दूर की फैमिली में। तो कभी उस तरफ रुझान नहीं रहा, लेकिन एक बहुत जो है ना वो ऐसा महसूस होता था कि जो आर्म फोर्सेस के बच्चे हैं, उनके पास एक डिफरेंट किस्म का एक्सपीरियंस है। उनकी जो है वो क्या कहते हैं एक्सपोज़र जो है वो थोड़ा डिफरेंट किस्म का है और उनकी जो रहन-सहन का तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो हमेशा से ऐसा महसूस होता था कि एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। वो बहुत अच्छे दोस्त थे वो और आज तक भी हैं। तो वो मतलब जो तुमने अभी बोला कि डिफरेंट थे और थोड़ा फील होता था कि दे वर फ्रॉम सम अदर वर्ल्ड या इस तरह की बात, तो वो तुम अच्छे सेंस में कह रहे हो या कुछ बुरे सेंस में राइट। कह सो रहे हो? अगर हम थोड़ा-सा कैंडिड होके बात करें इसमें, तो मेरे जो वो था स्कूल था, वो एक ऐसे कैंपस में था जहाँ पे उस तरह की जो है वो आसाइशें थी, जो कि एक आज भी जो है वो एक पॉश एरिया के अंदर वो आसाइशें को लेने के लिए जो आपको मेंबरशिप्स चाहिए होती हैं, वो एक आम इंसान की शहना पहुँच से दूर है। प्लस जो है जो स्टूडेंट्स थे उनके पास उनके क्योंकि जो है वो फोर्सेस के अंदर एक्टिवली जो है ना उनके पेरेंट्स सर्व कर रहे थे, सर्विंग कमांडर, सर्विंग जनरल्स वगैरह थे। तो उनके जो वो थे आसाइशें थी, वो एक आम जो है वो शहरी कराची के शहरी या पाकिस्तान के शहरी से थोड़ी ज़्यादा थी। तो उनका जो गेटअप सेटअप और ब्रॉटअप था वो थोड़ा-सा ऐसा था, डायनामिक था, या उनका जो मुल्क से बाहर का भी जो एक्सपीरियंस था वो थोड़ा बेहतर था। तो दे आर मोर अवेयर ऑफ व्हाट वाज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड।
और फिर ये है कि उसकी वजह से, लेकिन उसकी कुछ अच्छी चीज़ें ये थी क्योंकि वही फिर जो है प्रैक्टिस स्कूल में भी थी। तो मैं अगर उस लिहाज से देखूँ तो वहाँ पे रहने की वजह से हर तरह की फैसिलिटीज इन टर्म्स ऑफ किसी भी स्पोर्ट्स में आप जाना चाहें, बड़े बड़े ग्राउंड्स अवेलेबल थे, बड़े बड़े ट्रेनिंग टीचर्स एंड ट्रेनर्स अवेलेबल थे। तो उसका जो है फ़ायदा भी था, और एक दूसरा जो है वो सोशो इकोनॉमिक सर्कल देखने का मौका। तो इतने ट्रेनर्स के साथ आपने किसी स्पोर्ट्स में जाने का फैसला नहीं किया? नहीं, मजे की बात यह है कि बिल्कुल मिला। मतलब वहाँ पे ऐसे भी स्पोर्ट्स खेले जाते थे जिनका पता रुझान नहीं था, तो वो एक्सपेरिमेंटल बहुत है। जैसे गालिबन हमारे स्कूल में जो है वो सॉफ्टबॉल खेली जाती थी, लेकिन वो इतनी कोई मज़ेदार नहीं थी। लेकिन बास्केटबॉल का जो है वो शौक वहीं से लगा, और मैं जो हूँ वो ओ लेवल्स में, अपने ए लेवल्स में ख़ास तौर पे जो है वो काफ़ी बास्केटबॉल खेलता था, और अपने हाउस कैप्टन भी था। और यही चीज़ फिर मैंने अपने अंडरग्रेड में जाके जो है वो उस लेवल पे नहीं खेली, लेकिन मैं एक्टिवली जो है वो बास्केटबॉल में काफ़ी पार्टिसिपेट करता था। तो इसी सिलसिले में रहते हुए तो स्कूलिंग लाइफ में कभी मुल्क से बाहर जाने का या कोई एक्सपोजर मिला, या कोई बाहर से आया जिसके साथ पहली बार कभी, क्योंकि हम नॉर्मली हमारा तो यही तजुर्बा रहा है कि हमने मूवीज या टीवी सीरीज में मुल्क से बाहर की चीजें देखी थी स्कूल लाइफ में, तो आपका कोई उस टाइम के दौरान एक्सपोजर रहा मुल्क से बाहर जाने का? तो स्कूल की एज में फिजिकली कहीं आउटसाइड ऑफ कंट्री जाने का मौका तो नहीं मिला। स्कूल व्हेन आई से टिल ओ लेवल्स, ए लेवल्स में मुझे मौका मिल गया, बट दैट वाज अगेन इन द एमिरेट्स। सो टिल ओ लेवल्स ये था कि जब कंप्यूटर्स जो है वो कमोडिटी हार्डवेयर बने और घर में आना शुरू हुए, तो उसके बाद जो है वो एक डिफरेंट जो है ना वो मिला, एक्सपीरियंस मिला। और घर में कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स थे जिन्होंने जो है बहुत नेटवर्किंग पे, गेमिंग्स पे और इस तरह की फैसिलिटीज़ पे बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वेस्ट किया। और हम क्योंकि गेटेड कम्युनिटी में रहते थे और बहुत सारे कज़न्स साथ रहते थे, तो हमारा एक अपना बहुत वाइब्रेंट जो है और एक्सपीरियंस क्रिएट हुआ। जैसे ही लेकिन मैं जो हूँ अपने ए लेवल्स में गया, तो वहाँ पे जो है एक मौका आया जहाँ पे अंडर 19 क्रिकेट खेलने का जो है वो एक कैंप सेटअप हो रहा था दुबई में। तो वहाँ पे जो है ना मेरी फर्स्ट ट्रिप थी इंटरनेशनल, और दिस वाज इन माय अर्ली टीन्स व्हेन आई वेंट देयर। और वो एक अच्छा एक्सपोजर था। वहाँ पे जाके जो है वो गए भी विदाउट सुपरविजन थे, सिर्फ सारे यंग जो है ना वो प्लेयर्स थे, लड़कों की टीम थी, और हमारे साथ सिर्फ एक ट्रेनर थे। तो वो 25-30 दिन जब हम वहाँ रहे, तो वहाँ पे यू नो ऑल द वे फ्रॉम यूजिंग public transport to staying in hotel to playing actual under 19 cricket stadium with the hard ball for in Sharjah, in the Sharjah stadium, I guess मैं तो भूल रहा हूँ। Yeah. But मेरा जो वो है until school years जो वो है पूरे experience है, that's not a lot, not very vibrant because again gated community में रहते थे, used to spend a lot of time studying, और पाकिस्तान और कराची की डिफिकल्टीज पे ना ज़्यादा एक्सपोज हुए थे। आई डिडंट नो एनी बेटर, तो आई वाज कंटेंट विद व्हाटएवर वाज हैपनिंग अराउंड मी। my vision was not 360, it was very limited to what the family was, what the extended family was, what I saw on TVs, and one international trip essentially. तो फिर आफ्टर स्कूल अब यूनिवर्सिटी की तरफ अगर गए तो वो कहाँ पे हुआ? यूनिवर्सिटी एजुकेशन पाकिस्तान में हुआ, बाहर हुआ? अच्छा, ए लेवल दौरान सेकेंड ईयर में मुझे लगा कि lot of my classmates were very aware of opportunities outside, and they were all planning to go for the undergrad studies outside the country. और जब मुझे पता चला है, तो I basically jump on the bandwagon. I didn't know any better. उस वक्त पे मैंने अपने stats वगैरह दिए, उस चीज़ थी, but I was probably late in applying and I lost that opportunity. And in fact, I think when I discussed at home, so the kind of background that I come from, I wasn't given a lot of support. So I think that was a kind of a demoting factor for me, but ultimately it wasn't that bad because again I wasn't aware of what I was losing on and what I was gaining essentially. So उस ज़माने में I applied only to undergrad predominantly engineering schools, but it was a big net, and I applied to all the good business schools and all the good engineering schools, mostly engineering schools, because मेरे जो वो था स्कूलिंग ईयर्स में जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स थे, जो इंटरेस्ट सब्जेक्ट्स थे, वो
फिजिक्स मैथ्स एंड प्री इंजीनियरिंग वाले। So when you said के जब आपने अपनी फैमिली से बात करी about going abroad, you weren't given a lot of support. So would you be willing to share some of the details? Why मतलब not? what were the things that were said के why you shouldn't go, या सिर्फ उन लोगों का खुद का पर्सनल एक्सपोजर नहीं था towards going outside so abroad, तो वो उस वजह से वो reluctant थे, या they had some reasons to share with you जिन्होंने उन्होंने कन्विंस करने के लिए कुछ किया, तो उसके ऊपर अगर थोड़ा सा रोशनी डालें। So एक दो तो बड़े अच्छी observations हैं। So सबसे पहली observation तो ये है कि they didn't go, so they always saw it as like a taboo sort of a situation, that a young guy going outside first time in the family, why does he need to, he can probably attain. But मैं थोड़ा सा एक और चीज में कहूँगा कि the kind of family that I come from, जो वो हैं मेरे parents हैं, वो from a generation where you don't question them a lot essentially. So that might come as a surprise to some of the people who know me. Generally, you interview me better. Some people who will see this video would probably just relate to it a bit generally. कि 80s और 90s या maybe early 80s के बच्चों के जो parents थे, उनकी आंखें और उनके जवाब ना देना was probably good enough rather than ask for an explanation. So I think मेरे लिए बहुत ज़्यादा choice नहीं थी to figure out why I was not being given that chance. Essentially, I got selected in a few schools. My dream school में तो select नहीं हो पाया था. The day I actually got into, so I basically opted for GIK, where I did my engineering. The day I went there, and just in हमारा intro था, orientation था, I got a call from the school that I wanted to go, but it was probably too late because I paid up the money. So then I went with the flow and completed my undergrad from there, which was And basically. what was that school? Your dream school? So let's not. Okay. Well, it was one of the better schools. Let's just say that. Right. It was one of the better schools. अच्छा, तो जैसा मैं समझा कि आप यूनिवर्सिटी लाइफ में GIK गए, तो आई गेस पहला एक्सपोजर मतलब होगा कि अपने घर से बाहर रहने का और एक नए इलाके में रहने का, तो कैसा रहा यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस? अच्छा, GIK जो है वो मैं क्या बिल्कुल फर्स्ट टाइम फैमिली से अलग रहा। अकेले मैं पहले भी रह चुका था। अकेले इसलिए पहले रह चुका था कि जब हम लोगों ने कराची में घर चेंज किया था, तो कुछ 6 महीने के लिए आई लिव्ड ऑलमोस्ट अलोन इन अ वेरी आइसोलेटेड प्लेस। बट जब मैं GIK गया तो वहाँ पे जो था, द ओनली डिफरेंस वाज कि वहाँ पे हॉस्टल लाइफ। अच्छा, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे जाने के बाद हुआ ये कि वहाँ पे GIK जो है वो स्कॉलरशिप्स भी देता है। GIK में जो है वो एकेडमिकली वेरी वेल एंडाउड पीपल भी आते हैं, और फाइनेंशियली वेरी वेल एंडाउड भी आते हैं, और फाइनेंशियली वेरी चैलेंजिंग जिनके साथ सिचुएशंस होती हैं वो भी आते हैं। सो वहाँ पे जो है वो यूनिवर्सिटी के लिए, एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी में अगर ये हो, तो दिस विल ऑलवेज रिमेन कल्चरल मिसमैच इशू for the 4 years that you spend in a university. But hostel में जब आप रहते हैं, so the way you interact and the way you spend 24 hours with your university peers and colleagues, and तो वो differences बिल्कुल जो है ना वो dilute हो जाते हैं। तो ये एक खास बात थी कि even though we were talking to and living with people who are from very different backgrounds, they spoke different languages, they were from rural areas, they were from very very hustling bustling urban areas, major cities of Pakistan, some places which had almost no representation, only one person from one province, essentially ऐसा भी एक situation थी। But हुआ ये कि in like less than 20-30 days everything got diluted and everybody knew everything about it. So basically you had to share rooms sometimes because you had issues, इस तरह की चीजें। तो वो I think GIK की जो life थी, I regret a few things which we'll talk about 2 minutes down the line, but ultimately वहाँ पे जाने के बाद जो है ना कोई वो नहीं थी, झिझक नहीं थी किसी से भी साथ रहने की और बात करने की। नहीं, लेकिन वो एक बात जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग आपने देखे डिफरेंट एरियाज से, तो वो तो एक्सपोजर मिला, तो ऐसा लगा कि यार मेरी सोच शायद एक छोटे शहर या एक छोटे इलाके तक महदूद थी, लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है और अब सोचना। हाँ, मेरे ख्याल से वहाँ पे जाने के बाद बस ये फील हुआ कि choice of the university was for what I wanted. I did not get it because then मेरा एक और experience है
मास्टर्स का बाहर का, तो मुझे वहाँ पे जाके बिल्कुल एक डिफरेंट शॉक लगा। बट यहाँ का जो एक्सपीरियंस था उसमें मुझे ऐसी कोई फीलिंग नहीं हुई कि वेयर आई एम, व्हाट्स हैपनिंग। वहाँ पे एक मसला ये था कि द सेमेस्टर दैट वी स्टार्टेड द फर्स्ट, उस वक्त एक ज़लज़ला आया था पाकिस्तान में, और वो उसकी वजह, और बालाकोट में ज़लज़ला आया था और वो काफ़ी बड़ा ज़लज़ला था, और उसकी वजह से वी वर मेंटली वेरी डिस्टर्ब्ड। इनफैक्ट रमज़ानों का वक्त था, स्लीपिंग ऑन माय बेड एंड द होल हॉस्टल स्टार्टेड रैटलिंग। मेरा डेस्कटॉप पीसी का जो मॉनिटर था, इट ऑलमोस्ट फेल फ्रॉम द वो। और उसके बाद फिर उसके आफ्टर शॉक्स कंटिन्यूड फॉर 18-19 डेज, और फिर हमारे मिड टर्म्स भी शुरू हो गए, तो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट पीरियड। बट उसकी वजह से जितना हम क्लोजली बॉन्ड हुए थे, तो उसके बाद से जो है ना, वो जो सारा जो ब्रेकिंग आइस वाला पार्ट है वो 10 डेज में खत्म हो गया था, बेसिकली 10-15 डेज में। वहाँ पे यू हैड अ मिक्स ऑफ स्टूडेंट्स, और मेरे ख्याल से मेरे सबसे बड़ा रिग्रेट ये कि दैट आई डिडंट फाइंड गुड टीचर्स, बिकॉज जीआईके में जाने के बाद जो चार्म था वो ये था कि वहाँ पे वी हैड सम टीचर्स फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप, we had some teachers from French speaking countries essentially, and the first 7-8 weeks they were there, and then all of a sudden most of them left, and the alternate teachers that came around, they weren't very good essentially. I have no issue Because saying of that. the earthquake? No. I mean, I think there was a continued administrative issue, and they had a falling out with administration, and some of the teachers left. But I don't know exactly what was the problem essentially. Right. But हुआ ये कि उसकी वजह से my experience with quite a few courses was very bad. So and now that I compare it to, so basically Pakistan में ये है कि if you ask teacher questions, some accept, some it's not. You know, मैं कह देता हूँ because it really doesn't matter at this point. I should be brave enough to say this, but it's kind of frowned upon. Teachers don't like it if you question them or ask them technical questions or even question their teaching methodology, right? मैं जंप नहीं करना चाह रहा, बट बाहर जाके आप क्वेश्चन पूछें, वो आपको इतना चढ़ाते हैं कि यू आर लाइक वाओ, इसने मुझे इतनी इज्जत दी, टीचर इज सो हैप्पी दैट ही हैज आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। तो आप इतने क्वेश्चन करते हैं कि आपकी खुद को लर्निंग बढ़ जाती है। फिर वहाँ पे लेक्चर हॉल का डिजाइन ऐसा था, आई कुडंट सी द बोर्ड, आई डिडंट अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स, आई हैड टू लर्न, सेल्फ लर्न ऑल ऑफ दैट। नहीं, और आई यूज्ड टू लर्न। बिल्कुल, और ये अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, क्योंकि मैं भी यही चाह रहा हूँ कि थोड़ा लोगों को पता चले कि इवन तो आप बहुत एक प्रेस्टिजियस स्कूल में गए, और हम में से काफी लोग, हम ऑब्वियसली सारे अच्छी यूनिवर्सिटीज में गए, लेकिन मैं भी यही समझता हूँ कि हमारा जो एक लर्निंग सिस्टम है, जो क्लास रूम डिजाइन है, टीचर्स का थोड़ा पढ़ाने का तरीका है, वो अभी भी शायद पुराना है और बोसीदा शायद कहा जा सकता है। इट रियली मैटर्स। मुझे नहीं पता अब विजुअल एड्स कैसे हैं। एक 350-400 स्टूडेंट्स का मेन लेक्चर, जो मेन आपके बेसिक कोर्सेज होते हैं, उसे पढ़ाने के लिए अगर कोई 50 मीटर दूर एक बोर्ड लगा हुआ और उस पर मार्कर से लिखा जा रहा है, तो व्हाट डू यू थिंक पीपल वुड बी एबल टू सी द बोर्ड नॉट? तो एक तो सिंपल विजुअल्स एंड हाइजीन, और उसकी बात कर लें प्रिपरेशन ऑफ द स्कूल इन टर्म्स ऑफ डिसेमिनेटिंग एनी पीस ऑफ एजुकेशन। सेकंड, टीचर्स की टीचर वाली स्कूलिंग। A teacher does not need to just know the concept. Teacher should know how to teach. Most of the teachers did not have that. और हमेशा क्वेश्चन करते हुए डर लगता। वो डर जो है बाहर जाने के बाद एक क्वेश्चन में इस तरह खत्म हुआ कि आपकी खुद ब खुद लर्निंग बढ़ गई। यहाँ पे एंड तक जो है ना वो डर रहा। फिर there were so many courses that didn't make sense. They were still taught. I think वो ज्यादा उसकी जगह कोई और कोर्स पढ़ा देते तो we could have learned a lot. और फिर उसके बाद एक not just teaching by standing in a class and teaching a concept, but ultimately teaching the concept through industrial relations and like giving practical problems that can be more related to what's really happening in the world, वो मुझे बिल्कुल नहीं। और मेरे ख्याल से अगर मेरे अच्छे दोस्त ना होते वहाँ पे जो अच्छे पढ़ने वाले थे, जो किताब से पढ़ने के बाद भी चीजें समझ नहीं आती, तो उनसे आके कमरे में जाके समझना, कमरे में बुला के जो है ना उनसे समझना, तो शायद मैं बहुत सारे कोर्सेज में उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाता इस लाइन। वदूद भाई, आपको ये डिफरेंस दिखा जब आप अपना वहाँ पे गए और आपको जो फैकल्टी वहाँ पर इंटरनेशनल फैकल्टी पढ़ा रही थी, तो वो किस तरीके से पढ़ा रही थी, उसमें आपको क्या दिखा, और जो उसके बाद पाकिस्तानी फैकल्टी आई उसका क्या डिफरेंस आपने नोट किया वहाँ पे? क्या वो अच्छे थे जो ईस्टर्न यूरोप और फ्रेंच कंट्रीज से आए हुए थे पढ़ाने? तो मेरा जो पहला जो वो था टीचर मैथ्स डिफरेंशियल इक्वेशंस और कैलकुलस जो टीचर, उसका नाम आर्यन था। And he was from one of the broken Russian states. Essentially, I don't know exactly what, but he was the second number mathematician in the world. And GIK
which you call GK, essentially had kept him in JK for the last maybe 4, 5, 6 years essentially. जब उन्होंने मुझे पढ़ाना शुरू करा, हमारी क्लास में पढ़ाना शुरू करा, the way he started and the way he clarified the concepts by using visual aids, and there wasn't a lot of good visual aids because those visual aids were also available to the next teacher down the line. He used them essentially, right, before picking up a book or starting writing on the board, talking about what the discipline of the class would be. He could care less about who was showing up or who was not showing up, because at that level you're not supposed to take attendance and see what's going on. So he would start the class by giving an example from his real life, what he encountered through this problem, and then connect it to the topic at hand for that day. Or then he would use visual aids, and the way he would understand the concept is कि वो किताब को नहीं खोलते थे, he wouldn't start just writing the equation down, he would just tell a story, और उसमें he would spend like 5-10 minutes for people to ask questions. जब सारे, there were no questions, that was essentially meant कि people were very composed and they had an idea of what the concept was all about. Then he would go into the actual maths of it and the actual calculus of it. और उनकी language में problem था, generally ये वाला language problem is not outside, but since he was from one of those broken Russian states, so अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं थी, but ultimately we still got the concept. Now there comes another teacher, I can't take names, but essentially he's from the country. He also has a very heavy accent because he's not a native Urdu speaker. Neither does he know how to speak English, neither does he know how to speak Urdu. And when he says a few words जो कि आपके calculus में required है, तो you couldn't tell कि वो क्या कह रहे हैं. And then when he would start writing down, again जैसे main lecture hall में है, base fund foundation course है, a lot of people can't see. If you're asking questions, he's not really responding to the questions, and after a while you totally just disregard the questions. So naturally 2-3 क्लासों में establish हो गया that you will not learn from this teacher. Let him take his 16 classes. We will go back to the hostel. And अच्छा भारी होता है कि there is a 2-3 weeks in the course, there is a teacher review, 360 students are reviewed as a teacher review. If the teacher review is under a certain benchmark, there's an intervention from the administration, from the faculty head, Joe's departmental head, and there's a change in pace, there's a change in something change. तो अच्छा, तो ये तो हो गया था बाहर के टीचर यहाँ पे आके भी बेहतर थे यहाँ के टीचर्स से. अच्छा, this is not like a blanket, सारे यहाँ के टीचर खराब थे, कुछ अच्छी भी थे first. तो ये डिफरेंस था. फिर उसके बाद एक आखिरी चीज ये थी कि टीचर्स आर very conscious about taking your attendance here. Why does that matter? You'll spend 15 minutes asking who came, who did not came, किसने किसकी proxy लगाई, the hell with it. तो वो बड़ा अजीब सा immature सा वो था. It's not restrict. It's not only restricted to schools. हमने तो ऑफिस में भी ये चीज बर्दाश्त की है. मिलिट्री डेकोरम भी तो मेंटेन रखना होता है ना. अच्छा देखें, 2-3 चीजें हैं. मैं थोड़ा सा इसको have a different opinion. So देखें, when you are paid for yourself, तो उसमें फिर ये है कि you have a choice also. You can waste away your money. When you're in a professional environment, when you are basically working for someone as an employee for an employer, then there is some, I would believe there is some ethics issue, right? You have to conform to a certain way of जो भी वहाँ का culture है उसको थोड़ा सा करना पड़ता. तो वहाँ पे तो it's about, so it doesn't make, even like commercially it doesn't make sense. Like you are, I'm just trying to understand कि जब तुम ड्यूक गए थे तो वहाँ पर कोई अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी फॉर द कोर्स, बिकॉज हमारे पास तो अंडरग्रेड के अंदर या मेरे ख्याल में मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर भी you have to have certain attendance level maintained. Masters में even in the evening program there was a requirement, right? हाँ, even in the evening program यहाँ पर अभी भी होती हैं ये 6 छुट्टियां कर सकते थे या पता नहीं कितनी. हाँ, वहाँ पे कुछ है कि मैं ऐसा था, ड्यूक में ऐसा नहीं था, बट वहाँ पे होता था कि इस तरह के कुछ कंट्रोल्स थे जो कि ऑटोमेटिकली आपको डिसिप्लिन करते थे, बट इट वाजंट अगेन दैट रिस्ट्रिक्ट. फॉर एग्जांपल वहाँ पे सकाई के नाम का एक पोर्टल था जिस पे you would upload your assignments, you would get your assignments from there, you upload your assignments, they will get checked there. तो क्लास के अंदर कोई ऐसा असाइनमेंट आ गया उसी वक्त करके सकाई पे अपलोड करना, you'll miss out on that. तो ऑटोमेटिकली your grade would get lower. अच्छा, मैं ख्याल में आप एजुकेशन सिस्टम से आगे आते हैं. एजुकेशन सिस्टम से निकलते हैं, थोड़ा सा बताइए पाकिस्तान में प्रोफेशनल लाइफ, जब यूनिवर्सिटी से निकले तो जब प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखा तो कैसा रहा एक्सपीरियंस?
प्रोफेशनल लाइफ से पहले एक कमेंट मेरा ये था कि एकेडमिकली मुझे बहुत धचका लगा जैसे मैं ग्रेजुएट हुआ कि मैंने जाया कर दी 4 साल एंड आई शुड हैव गॉन अप। तो ये इट हैज स्टेड विद मी, इट इज स्टिल an issue with me because those people who my friends who went outside and what they became and how early they got good opportunities and exposure difference था। दूसरी बात ये थी कि जब मैं आया प्रोफेशनल लाइफ में तो मेरी जो डिग्री थी और दिस इज काइंड ऑफ फेमस इन JKU, it's in between computer science and electronics and people didn't really understand it and that's the best way I make them understand. So it's an engineering sciences, so it's neither electrical, neither electronics, neither computer science, so employers would not really give credence to what you have done apart from few people who had gone outside because ज़्यादातर अच्छे जो schools हैं वहाँ पे इसी प्रोग्राम का ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है। यहाँ पे अवेयरनेस का इशू था तो हुआ ये कि बस लक ये थी कि वन ऑफ द यूटिलिटीज वाज इन हायरिंग स्प्री, इट हैड जस्ट बीन प्राइवेटाइज्ड, आई गॉट अ गुड अपॉर्चुनिटी। बट अगेन अगर मैं तो एक तो प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी का जो जिससे मैंने अंडरग्रेड किया उसको ये भी था कि दे डिडंट मार्केट इट प्रॉपर्ली। एक थोड़ा सा डिफरेंस ये भी था कि इफ यू स्टडी अब्रॉड ना, तो इफ यू जॉइन इन फॉल 6 weeks 8 weeks down the line you're in an open house and you're worried about getting a job because internship and then eventually next fall for a job if it's a 2-year program। जीके में ये था कि 4 साल अंडरग्रेड में किसी ने बताया नहीं भाई start preparing for your open house, start preparing for industries, look what the industry is asking, align your degree according to that or your course according to that। एक स्ट्रीम बनी हुई थी, आखिर में 3 इलेक्टिव्स दे दिए, अपनी मर्जी से जो समझ आया कर लिया, पता चला लेजर्स एंड ऑप्टिक्स तो कोई करता ही नहीं पाकिस्तान। तो और फिर ज्यादा जो करियर काउंसलिंग और प्लेसमेंट जो है ना, आई थिंक अक्रॉस ऑल द यूनिवर्सिटीज काफी वीक है। हम भी जब ग्रेजुएट हुए देयर वाज नो गाइडेंस, बस गए और मेरे भाई की कहीं पे दोस्त हैं तो वहाँ रेज्यूमे सबमिट कर दिया, किसी दोस्त से नाम सुना यार ये अच्छी जगह है वहाँ रेज्यूमे डाल दो। लोग लिटरली जाके बस जाके ड्रॉप करते रहते थे रेज्यूमे, आज मैंने इतनी जगह डाल दी, आज इतनी जगह डाल दी। और ये पूरा एक सेपरेट थोड़ा टॉपिक बेहतर है। हुआ है, आई थिंक कंपैरेटिवली थोड़ा बेहतर हुआ है। अब यूनिवर्सिटीज में भी थोड़ी अवेयरनेस आई है कि फाइनल ईयर में ही लोगों को जो है वो थोड़ा सा ग्रूमिंग शुरू हो जाती है, वो एलुमनाई से काउंसलर कांटेक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं। होता। हाँ हाँ, नहीं, मतलब उस इसमें तरीके से एक आई थिंक डिफरेंस ये भी आ गया कि शायद कंपनीज ने ज्यादा कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस के एंड से भी डायरेक्टली भी करना शुरू हो शुरू कर गया दिया। हाँ, यस कि यस, वो अब ऑर्गेनाइजेशंस आर डायरेक्टली गोइंग टू हो रही हैं यूनिवर्सिटीज नाउ। यस, अच्छा इसमें एक और चीज होती है, आई एम श्योर आप लोग सबने देखा होगा ओपन हाउस में जो है ना, वो आई थिंक मैंने थोड़े दिन पहले लिंक्डइन पे किसी बेचारे बच्चे की पोस्ट ही पढ़ रहा था कि वो अपने दोस्त के साथ जाता था, उसका दोस्त जो है 4.0 या 3.9 था और वो कुछ 2 point something था। नॉट टू से कि 2.0 बुरा, बट जिस भी बूथ पे जाता था ओपन हाउस में वहां पे कहता था किसकी सीवी अच्छी उसकी रख लेते, तो उसको कहते बेटा आप तो चले जाएं यहाँ से। तो ये भी जो कल्चर है ना, मतलब आपका प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, लोगों की जीपीएस कम होने की डिफरेंट रीजंस होती हैं। सम पीपल जस्ट डू नॉट एक्लिमेट विद एनवायरनमेंट, सम पीपल आर नॉट एकेडमिकली इनटू, दे आर इक्वली गुड एंड जीनियस एंड बट, तो खैर ये एक डिफरेंट डिबेट है। बट बॉटम लाइन ये है कि यहाँ पे एक अजीब सा कल्चर है ऑफ यू नो समबडी हु स्टार्टिंग ऑफ फ्रेश, उसको बहुत ज्यादा डिमोटिवेट करता है। तो और लेकिन अब बिल्कुल टाइम चेंज हो गया। बाय द वे मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ 10 साल पहले जब मेरा एक्सपोजर है। अब तो मेरे ख्याल से द होल वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर विद द ऑनलाइन थिंग। कुछ भी आप सीखना चाहें, कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। तो ये एक डिफरेंस था कि प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद सिर्फ उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज डे 1 पे मिली या डे 2 पे मिली जो अच्छे थे जीपीए वाइज या एकेडमिकली। लेकिन फिर वही बात है, इट्स अ थिंग फ्रॉम गॉड एंड आपकी जो लक एंड people who are not very academically sound but still good in different ways overall performed better as time progressed. So door का in होना was academically, पाकिस्तान में environment ऐसा था उस वक्त, या अभी भी शायद ऐसा है कि डोर में इन होने के लिए academically sound होना चाहिए, लेकिन डोर के पास succeed होना is totally your skill, and उसमें ज्यादातर वो लोग ज्यादा succeed हो जो kind of somewhere in the middle of the spectrum थे। एक इधर एक सवाल आता है जो मेरे ज़हन में भी चल रहा था आपकी बातें सुनते, कि जो मुझे पूछना था आपसे वो ये था कि आप मुझे ये बताएं कि ये कब एस्टेब्लिश होना शुरू हुआ आपके माइंड में कि यार अब मुझे बाहर जाना है,
लाइक आपके दोस्त वहाँ पहले से मौजूद थे, क्या आप उनको देख के आपने कहा कि यार मैं जाता हूँ यहाँ पे पढ़ने के लिए? सेकंड ये था कि यार नहीं यार मैंने तो पढ़ाई करके देखी यहाँ पे, और मैंने अपनी अंडरग्रेड प्रोग्राम कंप्लीट किया, मुझे समझ नहीं आया यार यहाँ पे क्या था, अब मैं मास्टर्स के लिए जाता हूँ। या फिर आप ये सोच के गए कि यार दोस्त मौजूद है, चलो वहाँ जाके अपना प्रोग्राम दोबारा से शुरू करते हैं, एक नई लाइफ शुरू करते हैं। इस पे थोड़ा सा हाईलाइट करें। अच्छा गुड, यस आई थिंक इट्स अ गुड चेंज इन डायरेक्शन। सो मैं एक चीज ये कहूंगा कि मुझे हमेशा से जो मसला था ना, मैं अभी भी आज रोड पे निकलता हूँ गाड़ी लेके तो मुझे है ना बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि यू गाइस नो मी वेरी वेल इन दोस वेज। मुझे हमेशा से था कि मुझे पाकिस्तान से बाहर जाना है, कराची से बाहर निकलना है। अच्छा मेरा तो अगर एटलीस्ट इस्लामाबाद में चल जाऊंगा एटलीस्ट स्लाइटली बेटर, और मुझे पाकिस्तान से बाहर जाना, पाकिस्तान से बाहर ही रहना है और कभी वापस नहीं आना। और मुझे जाना भी सिर्फ यूएस है क्योंकि मुझे लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर पसंद है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा यूरोप भी जा चुका हूँ, तो वहाँ पे थोड़ा सा ना एक होमी सी फीलिंग आती है। सो आई डोंट नो इफ आई चोज द राइट वर्ड, बट एसेंशियली स्मॉलर स्ट्रीट्स, कोजी सी फीलिंग है। आई डिडंट लाइक दैट। मुझे जाना भी यूएस था, नॉर्थ में भी, फिर मुझे कनाडा से मुझे यूएस जाना था because of the good universities, and then essentially a larger opportunity, bigger market, and then those gas guzzling cars, those I always wanted that. मैं हमेशा से उस तरह से माइंड, तो मुझे जाना था, लेकिन वो प्रेशर बढ़ता गया क्योंकि जब मैं अंडरग्रेड करके निकला था तो मैं मास्टर्स, टेक्निकल मास्टर्स देख रहा था इन ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स। बट देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन पाकिस्तान, आई थॉट कि यार that would be a very specific field, I could do anything. और फिर उस समय मैंने देखा यार पाकिस्तान में मसला ये है कि इफ यू आर टेक्निकली वेरी वेरी साउंड यू कैन ग्रो, बट देयर विल बी अ सीलिंग। इफ यू आर बिजनेस ओरिएंटेड आल्सो यू विल ग्रो अ लिटिल फर्दर। तो मुझे ये था कि आई शुड डू अ डिग्री दैट टेल्स मी ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट देयर इज अंडर द सन। तो मैंने प्रोग्राम ही चॉइस किया जिसमें इंजीनियरिंग, ऑल्दो इट वाज अ स्टेम प्रोग्राम, but a lot of courses from business and it had a lot of courses from law. It was an amalgam of 3 different fields. Or where you make it whatever you want, and that's why I chose the Masters of Engineering Management program, which is an amalgam of all 3. If you go on their website, AajBWo, they sell it, they marketed it that way. तो ये तो था, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर इस तरह ही बढ़ता गया because people kept going before me and they got started settling before me and they got better opportunities and they got settled before me. तो ये प्रेशर तो हमेशा से था। और फिर eventually ये हुआ कि I had 3 different schools to choose from 3 different countries, one in Canada, one in UK, one in the US. And I think one university was probably better than even Duke, but I chose US because I always wanted to go to the US. अच्छा तासीर के इसी सवाल से जो आपने कहा ना कि एक प्रेशर बढ़ता गया, लेकिन पाकिस्तान में एक और साइड भी तो है कि सिविल सर्विसेज एग्जाम जो है CSS और गवर्नमेंट जॉब्स, तो कभी वो नहीं, क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे आपने, आई एम श्योर कोई ना कोई तो मिला होगा जिसने कहा होगा कि यार क्या प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, सरकारी नौकरी में घुसो और मस्त अयाशी करो, क्या जरूरत है। मुझे हमेशा से सब आज भी if you know me, मैं अभी भी बैठ के मेरे से मसला ये है कि बहुत जल्दी मैं जो है ना किसी भी प्रोफेशनल सेटिंग में भी अगर if everything else is going fine, अगर कोई नया काम नहीं मिलता है बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ। तो मुझे ना कभी भी ये तो ऐसी चीज नहीं है कि मुझे ठंड वाली चीज तो कभी भी समझ नहीं आती, पहली बात। दूसरी बात ये थी आई हैड नेवर हर्ड ऑफ CSS, एंड पाकिस्तान से मुझे वैसे मुझे पाकिस्तानी गवर्नमेंट से तो मतलब मैं पता नहीं, आई कैन से दिस आउट, आई हैड नो लव फॉर द गवर्नमेंट और वर्किंग इन द गवर्नमेंट। इनफैक्ट मैं ना जब US जाने से पहले मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था, माय बॉस हु वाज आल्सो माय mentor, who's not anymore my mentor, but probably the only mentor I ever had, he used to do a lot of philanthropy, and within that philanthropy domain, उसमें वो सिंध गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट में फ्री कंसल्टेंसी देते थे, जिसमें मेरा काम ग्रीन लाइन बस रैपिड ट्रांसपोर्ट बन रहा था, उसकी कंसल्टिंग में काम करने का मौका मिला। इस तरह के आरफा करीम का जो है ना वो सिटी बन रहा था जो माइक्रोसॉफ्ट की प्रोजेक्ट थी पाकिस्तान से, देह चौहार पे, उसकी जो है ना उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया था। तो मेरा ना बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ था इन दोस प्लेसेस इन कराची, द बैरिक्स एंड ऑल दैट। I could not fathom myself working there because there was no frequency match or even one resource there. So मैं वो तो कभी भी इंटाइस नहीं किया, और CSS कभी किसी ने बताया भी तो by the time somebody told me I was above age, मतलब मुझे कोई शौक नहीं था उस सब जाने। सही, चलिए फिर आपने यहाँ से कर दिया। हाँ नहीं इसमें एक इंटरेस्टिंग थिंग, बस इसमें शायद उसी से हम आगे निकल जाए, जो तुमने अभी बोला कि तुम्हें शुरू से US का जो एक
जुनून था। सेशन का वर्ड दे दूं अगर, हाँ। तो जुनून था, बिल्कुल। I- अभी भी है। जुनून था। मतलब कैन यू पिन पॉइंट क्या, के क्यों? ये तुम्हें कब हुआ और उसके क्या रीजंस थे? मतलब यूएस क्यों का दिमाग में कहाँ से घुसा, और बस उसके बाद एक अरसे तक, क्योंकि हम लोग तो तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, तो यूएस का तुम्हारा जुनून जो है वो जिस हद तक रहा है, वो स्टार्ट कब हुआ था? मतलब वो तुम्हें अपना स्टार्टिंग पॉइंट ध्यान में है कि यार दैट वाज द पॉइंट, जब या कहीं अचानक से ग्रेजुअली तुम्हें फील हुआ कि ये होता गया? हाँ, इट्स हार्ड टू पिन पॉइंट, मतलब अब इतना टाइम हो गया है, मतलब मुझे ये नहीं पता कि किस एज से, किस दिन से क्या रीजन थी, बट मतलब मेरे ख्याल से which phase, मतलब हाँ, obviously I A would say, levels तक तुम्हारा I इरादा would हो say, चुका हाँ, था, यूनिवर्सिटी में हो गया था। मेरे ख्याल से मुझे हुआ था उस अपने थर्ड ईयर में हुआ था, जब उसके मेरे जो वो हैं और जो दोस्त थे, उन्होंने अपने जो है ना वो SATs वगैरह देने की बात करी थी। तो अच्छा, हमेशा से द कंट्री यूज्ड टू मतलब इंटाइस यू, मतलब कि इतना बड़ा मुल्क है, like 52 states, not all states are different but still very different, a few of them are very thematically so different from each other, और फिर उसके बारे में पढ़ना शुरू किया, and you see all the your exposure to the western world is through their movies, through their culture, तो ख्वाहिश तो थी। और फिर उसके बाद ये था कि वहाँ पे कुछ इस तरह की चीजें सामने आई शुरू कि मैं हमेशा से I wasn't a very street smart person academically, I was like very committed, तो होता ये था कि मैं था कि यार if I go stay on this path, and if I got a decent enough job, which actually got proven when I was in Chicago, I could pay for a house, own a house in the next 3-4 years, pay for the mortgage in less than 10 years, get good cars, have free schooling, और ये सारी चीजें प्रूव हुई जब मैं गया अभी बाहर ना, तो दिस इज एग्जैक्टली द रियलिटी, ऑल्दो देयर इज अदर इश्यूज देयर आल्सो, आप उसको नहीं बोल सकते, बट मतलब मेरे ख्याल से मैं अपने घर से निकलता हूँ, people are parking their cars in random ways, there's कचरा outside, ये सारी चीजें like आप ये कहते हैं कि अच्छा आपने अगर enough मेहनत की ना, I paid my dues to society, it's my time to now get on a boat and get there. अभी जैसे आपने कहा कि देखें पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले हैं, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मोर और लेस ना होने के बराबर है, कचरा है, ठीक है, तो अगेन वही सवाल उठता है, तो फिर आप बाहर और भी तो जा सकते हैं जगह है, लेट्स से अमेरिका के क्लोज कनाडा है, ठीक है, जो इमिग्रेशन देता है, ऑस्ट्रेलिया है जो कि इजीली इमिग्रेशन देता है, तो कभी माइंड उस तरफ बना कि चलो अमेरिका ना सही कहीं और सही? एक रीजन, so basically ना I've been to some East Coast states, some West Coast states, US में रहते हुए you can take for lack of a better word मजा of all few countries, right? So if for example if you like urbanized and like high rises and like a very hustling bustling very impactful life, you can probably live in New York, but if you don't like the road traffic and you can move to Chicago, right? You will have the New York की मजा आ जाएगा, but जो है ना बड़ी जो है ना साफ सुथरी जो है ना बैक एलीज मिल जाएंगी Chicago में, windy city, you will get a lake or the size of a sea, right? You can travel up to Canada if you want from there. फिर अगर आप उस तरफ आ जाएं, बोल्डर कोलोराडो की तरफ आ जाएं, तो all the good weathers, skiing, mountains, dry weather, right? उसके बाद अगर आपने जो है ना वो you want to see a little different sort of a world, go to California. फिर उसके बाद आप flyover states से कहते हैं Midwest states, उसमें भी जा सकते हैं। कंट्री का मजा लेना है अगर आपको रिटायरमेंट टाइप कम्युनिटीज में जाना है, तो you go to the southern side of this. मतलब it's मतलब you probably don't need to go a lot of places if you're there. मतलब this is my someone who hasn't lived for a long time, उसकी सोच है ये, हो सकता है। सवाल फिर ये बताए, ये तो तुम्हें वहां जाकर अंदाजा हुआ कि दिस इज ऑल देयर, लेकिन जो सवाल पहला था जो अनुष्का में था कि स्टार्टेड आउट विद यूएस, राइट? कि जो ऑब्सेशन स्टार्टेड कि मैं हाँ यूएस ही जाना है, तो वो फिर वो बेसिकली एक्सपोजर यूएस का था एंड स्टार्टिंग में पता ही यूएस का ज्यादा था, तो इस वजह से शायद मोस्ट प्रोबब्ली। अच्छा, it's hard to say कि क्यों, बट मैं चाइना जा चुका था उससे पहले, राइट? मैं एमिरेट्स के डिफरेंट कंट्रीज जा चुका था, मैं यूरोप में जा चुका था, तो यूरोप में जब मैं गया था तो मैंने इटली, जर्मनी, स्वीडन, इस तरह के उसमें गया हुआ था, तो मैंने वो देखा हुआ था, मैं यूएस नहीं गया था। तो एक तो ये था कि यूएस की जस्तुजू थी, तो यूएस के ना हमेशा से था कि इफ यू आर गोइंग थ्रू अ राउट वेयर यू आर डूइंग योर मास्टर्स, अ ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड देन गेटिंग इनटू अ जॉब, इट जस्ट ओपन्स अप अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज।
और जैसे मैंने बताया मुझे अच्छा मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ, probably also things that I got to know after, but if you go to US now, they have perfected the common way of living to an nth degree. Essentially, if you go to an apartment, a normal mediocre apartment, you can go into any of the 52 states, you will see exactly the same standards. For example, if you go to an apartment, same carpet, same blinds. In fact, आपका जो सॉकेट है ना, पाकिस्तान में अगर आपको सॉकेट चाहिए ना तो 15 किस्म के सॉकेट हैं, उसके ऊपर 3 किस्म के कटआउट्स लगते हैं, फिर जाके आपका स्विच लगता है। वहां पे is just one socket. You can buy any electronic and you can plug it in you don't even need a switch to open up. मतलब that is the right way of living. नहीं, like total anarchy है। मतलब फुटपाथ के साइजेस हैं तो वहां पर फुटपाथ के साइजेस ये वाली चीज तो खैर अगेन आई थिंक सिर्फ स्पेसिफिक टू यूएस नहीं है। फॉर एग्जांपल जापान, टर्की में हम लोग गए, हमने वहां पे यही फेस किया। उनका एक स्टैंडर्ड सॉकेट था। हाँ, पाकिस्तान को छोड़ के बहुत जगहों पर है। आई थिंक जो एक फैक्टर शायद हम सब ने फेस भी किया होगा कि इवन व्हेन वी वर ग्रोइंग अप और आप यूनिवर्सिटी में जा रहे थे, उसके बाद ग्रेजुएशन या मास्टर्स के लिए बात कर रहे थे, फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसकी ज़्यादा मशहूर यूनिवर्सिटीज़ और इसकी ज़्यादा आपको अपने से ज़्यादा दोस्त गए हुए मिलते भी यूएस के थे। मतलब फॉर एग्जांपल कितनी यूनिवर्सिटी थी जिनके हमने यूके के नाम सुने हुए थे या कितने लोगों ने सुने हुए थे। आपको हमेशा MIT का नाम सुनने को पता नहीं कब से सुनने का, हार्वर्ड का नाम आप स्टैनफोर्ड, ये सब कुछ था। वो अगेन उसके पीछे उनके वो मूवीज, टीवी शोज, वो सारा भी था, लेकिन एक काफी हमारी पास से लोग ज्यादातर यूएस भी गए हैं, खासतौर पे 80s 90s में। तो मेरे ख्याल में वो वहां से भी उनसे भी पता चलना, वो भी एक फैसिनेशन बिल्ड कर रहा था कंपेयर टू यूके। इवन अगर आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद देख लो, मेजॉरिटी लोग यूएस के हैं। इट्स अ बिगर मार्केट ना, के प्रोबेबली वो गए हैं जो यूएस नहीं जा सके फॉर व्हाट एवर रीजन, और उसमें से भी बहुत सारे लोग वहां से मास्टर्स के बाद यूएस ही मूव हो गए इवेंचुअली। तो बिगर मार्केट भी है, एग्जैक्टली ये भी है। तो अब जैसे थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी आउट, आई एम सॉरी आई कुडंट पिनपॉइंट, दिस इज प्रोबब्ली द रीजन। वहां पे 350 मिलियन, आई थिंक यूएस की फैसिनेशन सबकी रही होगी एट वन पॉइंट इन टाइम और द अदर, मतलब फ्रॉम फॉर एटलीस्ट कुछ नहीं तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से। और बाकी रीजंस तो वो सारे पाकिस्तान से बाहर देख लो, हजार रीजन समझ आ जाते हैं। ये जो तुम गिनवा रहे हो इसमें से बहुत सारी चीजें आपको कहीं अड़ोस पड़ोस जाके भी नजर आ जाती है, यूएस नहीं जाना पड़ता उनको देखने के लिए। आजकल की फ्रेश रीजन ये है कि आजकल की फ्रेश रीजन ये है कि अगर आप गाड़ी लेने चाहें तो आपको नेक्स्ट ईयर अप्रैल की डेडलाइन मिलेगी। तो मतलब उससे और ज्यादा जो है ना, वो अगर हम यूज वर्ड कर सकते हैं, हटी हुई है, ठीक है। वो मैंने अपनी गाड़ी बेच दी और दूसरी गाड़ी ले नहीं सकता, तो ये तो दुनिया में कहीं नहीं होता। और वही गाड़ी यहाँ पे जो है ना 50% प्राइस की, वहां पे 50% प्राइस की है। मैं वहां पे जब मैं वहां पे था आज से 6 साल पहले, तो वहां पे डबल ट्रिपल सीसी की गाड़ी जो है वो 1/10 ऑफ द प्राइस से मिल रही थी, और आज यहाँ पे वो गाड़ी नहीं, वो फैक्टर अपनी जगह, लेकिन अगेन गाड़ियों के हिसाब से यूएस वालों को शौक भी है ना गाड़ियां खरीदने का। मतलब देयर आर अदर कंट्रीज जिनका फोकस ज्यादा उस पे है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और उसमें इन्वेस्ट करे बजाय इसके कि गाड़ियां बढ़ाए। तो खैर वो एक अलग, अगर आपको गाड़ी जल्दी लेनी है तो आप फोन दे दें। हाँ, मतलब यही तो बात है, यही तो मसला है पाकिस्तान के साथ। क्यों दे दूं भाई मैं? व्हाई शुड आई गिव प्राइस? मेरी गाड़ी ले लो, कोई इशू नहीं है, खरीदनी पड़ेगी मेरी कीमत पे। वी कैन डिस्कस दैट लेटर। यहाँ से लोग वो होते हैं उस तरफ के, जब आप पहले यहाँ पे आपने जॉब की पाकिस्तान में ग्रेजुएशन के बाद, फिर आप मास्टर्स के लिए मूव हुए, फिर इवेंचुअली आपने यूएस में जॉब की, तो 2-3 डिफरेंट चीजें आपको एक्सपीरियंस करने को मिली होंगी। एक तो ऑब्वियसली एजुकेशन का डिफरेंस नजर आया, दूसरा फिर जॉब एथिक्स का और उसका भी अपॉर्चुनिटीज का डिफरेंस नजर आया होगा, और तीसरी चीज ऑब्वियसली यहाँ पे आप प्रोबेबली फैमिली के साथ रह रहे थे, थ्रू आउट टाइम रहे होगे, वहाँ पे अकेले रह रहे थे। तो उस हिसाब से आपको क्या डिफरेंसेस नजर आए इन बोथ पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव, क्या चीजें लगी? Sure. So क्योंकि मैं एकेडमिकली टच कर चुका हूँ वहाँ के टीचर्स की एफिशिएंसी, एफिकेसी वगैरह पे और ओवरऑल एनवायरनमेंट पे, मैं इसके अलावा बात करता हूँ। एक जो डिफरेंस है आपके सवाल में वो ये था कि अकेले रहा। आई एक्चुअली लिव्ड विद माय वाइफ कुछ 6 महीने विदाउट हर व्हेन आई एंड देन शी जॉइंड मी देयर एंड देन शी लेफ्ट बिफोर आई केम बैक। तो आई लिव पार्शियली विद माय फैमिली, यू कैन से आई वाज ऑलमोस्ट न्यूली वेड। तो
एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये थी कि वहाँ का जो लाइफस्टाइल है वो बड़ा फास्ट पेस है। When you are into any program, I don't know about undergraduate, and I think it's equally competitive. जब मास्टर्स प्रोग्राम में था, my program was global. It had more international students than local students. So essentially, it had a kind of very competitive sort of an environment. And since when I said when you join in fall, even though you've been only in the program for 6 to 8 weeks, you are thrown in an open house. Open house में जाके when you start talking to companies, in front of you is Google, Facebook, Apple, Amazon, Palantir, Nordstrom, the brands that you hear globally. So वहाँ पे ना you get very intimidated even standing in line. What are you gonna tell them? What has been your experience? So Pakistan, if you work for, let's say I work for utility, I cannot relate to any of the work that's been done there. I could talk about my undergrad, but then I'm in a program which is now different. So how do you make sense of that? Your CV is not that great because you just started off. So there was a lot of intimidation there. Or because in that same line, there were locals standing, and many of the opportunities were just for the locals. Essentially, if you, for example, मेरा utility का background, I wanted to work for energy industry. Because I was not a US national, I could not apply to any company that produces power or distributes power, essentially. So मेरे लिए opportunities तभी limit हो गई थी. I was very intimidated. It was only 6 weeks. अच्छा, दूसरा ये था कि शेल शॉक जो लगा जाने का वहाँ पे, so मेरे लिए थोड़ा सा रफ स्टार्ट था, रफ पैच था, क्योंकि I had gotten late, so I had no apartment to go to. So मैं थोड़ा सा जो है ना unstable था. But even after I got stable, there was a lot of cultural difference essentially, right? So for example, if I had to commute, I had no car, I had to get a bicycle, start learning bicycle in a way where I can drive it on roads and drive to the campus, right? I was living initially 6 months without anyone, so I had to cook my own food. I'd never cooked food. So उसके लिए time निकालना, laundry के लिए time निकालना. फिर उसके बाद जो है वो classes are fast paced and you had to complete your assignment before you get off the campus in the library. When you go to a library, you have to find a spot where you can sit. Sometimes the library doesn't have space, so you have to go another building, find a smaller nook and cranny जहाँ पे जाके आप अपना काम कर लें. So it's like very happening. Sometimes you not have time to get the lunch. अगर आपने campus पे lunch खरीदना है, तो you have restricted options because of halal haram stuff. Even if you find something that you like, it probably is going to be very expensive, so you cannot buy it. So you would probably get a banana and then just have it and then have some coffee, make your way around that. So until you really start earning there's a very small budget that you're in. And if you're not sharing, because I was supposed to live with my family, start my own apartment, so मुझे sharing भी नहीं करनी, तो मेरा rent भी मुझे खुद ही foot करना पड़ा था. Then you had to, so then I figured out if I could do some odd jobs, जिसमें you cannot work more than 20 hours. So I was a library guard for a while. एक दफा I was a museum guard. एक दफा I was a translator for one of the hearing impaired person in my class for one of the courses. So इस तरह जो है ना थोड़ा सा tough life थी, very mechanical, very demanding and on day one. दूसरा ये था कि लेकिन जब I got a job and I was living in Chicago for my job, the amount of money that I was earning was way better, and I think I'm still unable to meet that here in Pakistan essentially. And there is no harm in saying all of that, but point here is that if you do good enough there, you get equally good value out of that, both in terms of money and respect. So just मैंने एक बात की थी पाकिस्तान में, if you're a pure techie, you can get a little bit more money. Eventually, you will hit a ceiling. The business guy will probably be above you. वहाँ पे ये नहीं है. वहाँ पे you can get equally, technically भी आपको उतने पैसे ही मिल जाएंगे और आपको उतनी respect भी मिल जाएगी. यहाँ पे respect का element भी खो देते हैं लोग, पता नहीं for some reason. So that's one big change that I saw there. Exactly. एक तो socially क्या differences नजर आए. जैसे मूवीज में तो दिखाते हैं कि कैंपस लाइफ पे भाई सारे दोस्त हैं, फुल पार्टी चल रही है, लेकिन जब रियलिटी में आप लोगों से मिलते हैं ना, तो आपको एक कोल्ड शोल्डर मिलता है कि यार ये तो बात भी नहीं कर रहा. नहीं, सो मैं बताता हूँ. सो हमारे केस में ये था कि ऐसा नहीं था कि we got cold shoulders, but of course एक दो, क्योंकि because ऐसा नहीं हो सकता कि सब एक जैसे हैं. अगर if you're in the US and every US citizen or any American would be the same, ऐसा नहीं था. There was all kinds of people, but ये जरूर था. For example, मैं दोनों चीजें बात करता हूँ. Fridays को happy hour होता था. Happy hour नहीं कहेंगे, वहाँ पे एक like क्या कहते थे, club social होता था. अब
that was not just to drink, right? But you would network there. Essentially, there'll be professors, there'll be potential employers, and there'll be a lot of students from different disciplines there. Now, वो जो social barrier है, वो break हमसे थोड़ा मुश्किल नहीं होता था, क्योंकि I wouldn't partake in things that was not ethically okay for me or religiously okay for me. तो मैं हमेशा I thought I was disadvantaged because I couldn't go into that group. इसी तरह जब I was working in Chicago, तो मेरा boss जो है, I used to love working with, I think he used to like me. मुझे हर Friday को invite करता था, I'd always say no. तो और फिर होता ये था कि there would be some awkward. अच्छा, फिर वहाँ पे ये भी है कि because people do indulge in these sort of things, so the whole group is out of their mind, and then you are like the only sober person there. तो वो काफी कभी-कभार awkward situation, I'll probably be the designated taxi caller driver sort of a scenario. तो ये होता था, like I would feel like I was being recluse, but I was not being recluse. It was just ethical and religious boundaries I couldn't cross. तो वहाँ पे हमेशा ये problem तो था. But I think as time progresses, you get attuned to it, they get attuned to you, and it's fine. But I didn't think I spent enough time there to get there. तो ये cultural shock. दूसरा cultural shock force ये था कि yes, there were parties, and these parties are very different from the parties here. But ज़ाहिरी बात है, again, then you pull yourself back. You cannot be 100%. So depending from person to person, some people were not. तो ये थोड़ा सा difficult period था. But I think at the end of the day, they respect what decision. वहाँ पे इस तरह, यहाँ पे थोड़ा सा people are very judgmental. वहाँ पे people are not judgmental. That would probably come as a shock to some of you, but ऐसा नहीं है. They're not judgmental. Inclusivity की बात करें तो ड्यूक में चर्च के नीचे they had made dedicated a full room where we used to do our prayers. और मुस्लिम चैपलिन जो था, उसने उस पूरे एरिया को जो है ना मस्जिद बनाया. रहने के साथ साथ दूसरी आसाइशें हैं. फॉर एग्जांपल पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज वन, मेडिकल इज वन. उसमें बहुत कहा जाता है कि यूएस का मेडिकल सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है. ये सॉरी, मैं नेगेटिविटी से बात नहीं करता, बट यस, दिस इज अ वेरी बैड सिचुएशन ओवर देयर. मेरा जो ट्यूशन फी का significant percentage was medical insurance, and I had to revive it once the academic session was over, and I had to do it for my spouse also. And the time I used it twice. One, I had to get a root canal over there, unfortunately, which costed me an arm and a leg essentially. और दूसरी दफा जो है ना, I had to get prescription glasses. So जो deductible था, that was so horrible that I had to still pay quite a lot. तो वहाँ पे जब if you get sick, you should not get sick, or if you get sick, you should be probably मतलब आपकी बहुत अच्छी कोई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी होनी चाहिए. एंड फ्रॉम अ सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव कैसा लगा? यहाँ से बैठ के तो हम सुनते हैं, मतलब अगेन दोज आर द स्टोरीज दैट कम थ्रू कि जी वो बिकॉज ऑफ रेस, बी इट फ्रॉम पाकिस्तान और एनी अदर रेस, अगर आप एशियंस देख लो तो उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है फ्रॉम अ लॉ एनफोर्समेंट पर्सपेक्टिव भी, और प्लस अपॉर्चुनिटीज के पर्सपेक्टिव से भी. जॉब्स में प्रमोशंस को, प्रोग्रेस को, अंदर उनको डिफिकल्टीज आती हैं. सो जो अच्छी कंपनी है ना, वहाँ पे तो इस तरह का मसला नहीं है. लेकिन आई हर्ड स्टोरीज के पीपल बीइंग उनके अगेंस्ट वो इस तरह की चीजें हुई हैं. मैं थोड़ा सा क्राइम रेट को रिलेट करता हूँ पॉवर्टी से और एडवर्सिटी से. तो पाकिस्तान में भी जिन शहरों में ज्यादा पॉवर्टी है या पॉवर्टी जब बढ़ रही होती है तो क्राइम रेट बढ़ जाता है. इसी तरह यूएस में भी जो जहाँ पे पॉवर्टी ज्यादा है, जहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम है, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, वहाँ पे जो है ना क्राइम रेट ज्यादा होता है. बल्कि मैं मजे की बात बताऊं, जब मेरा लिस्ट सर्व बना था या जब मेरा ईमेल डायरेक्टरी बनी थी, that was those credentials were given to me before I joined Duke, so I'd already started receiving emails in the Duke. तो पहली जो ईमेल आई थी वो थी कि कैंपस के ऊपर जो है वो कोई वारदात हुई है और be cautious before you go out after a certain time. और मेरे ख्याल से वहाँ के जो क्राइम्स की जो नेचर ऑफ ब्रूटैलिटी होती है वो यहाँ से बहुत ज्यादा होती है. फॉर सम रीजन आती है वहाँ पे कुछ अजीब सी जो है वो सुनने में आती चीजें. यहाँ पे मतलब people are generally looting off people because of their money. वहाँ पे I think there are more psychological problems going on over there. मैं उसमें फर्दर ऐड कर दूं कि बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल है, यहाँ पे मतलब है क्राइम ज्यादा. उसके काफी रीजंस हैं. एक पॉवर्टी है, दूसरा
गन कल्चर एक है, और दूसरा ड्रग्स का भी एक इन्वॉल्वमेंट है कि यहाँ पे ड्रग्स कुछ ज्यादा अवेलेबल है, और फिर आप ड्रग्स यूज करने के बाद आई थिंक इंसान कुछ ज्यादा ही वायलेंट या हो जाता है। उसके अलावा लेकिन ये है कि एक ट्रैकिंग सिस्टम है, आपको हर नेबरहुड के बारे में आपको पता चलेगा कि कितना क्राइम होता है, तो रिपोर्ट होता है तो वो नजर भी आता है कि इस आज इतने लाइक शूटिंग हुई या इतनी लूटिंग्स हुई। हम पाकिस्तान में ऑफ कोर्स एक डिफरेंट लेवल का क्राइम है, लेकिन अगेन आपके पास वो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म भी नहीं है। शायद आपको 4 सीसीटीवी फुटेज मिल जाएंगी, लेकिन पता नहीं कितनी गाड़ियों के शीशे, वो साइड मिरर्स टूटते हैं, कितने लोगों के मोबाइल छिनते हैं। तो परहैप्स थोड़ा सा वो डिफरेंस भी है कि असल नंबर्स क्या है हमारे। हाँ, मे बी डेथ्स कम है, एक डे टू डे शूटिंग और डेथ्स तो I think कंपैरेटिवली मेरे ख्याल कम है। में दुनिया में सबसे ज्यादा है उनकी, तो फिर हम I पाकिस्तान think से तो खैर कंपेयर ना हाँ, करें, और वो लेकिन जहाँ तक वो शीशे टूटने और मोबाइल की बात है, उसको तो कोई रिपोर्ट भी नहीं करने आता। हाँ हाँ, आई थिंक वो तो इट्स नॉट मतलब रिपोर्टेड, वो भी है, लेकिन हमारे पास भी एक इनफॉर्मल, वो तो मेरे ख्याल में शायद हर सिटी के अंदर हो ही जाता है, हर जैसे तुमने बोला कि आइडिया हो जाता है कि कौन से एरियाज में क्राइम ज्यादा है, ये वो, तो हमारे पास भी एक इनफॉर्मल तो नॉलेज सबको होती है कि भाई इस इलाके में क्या सीन है, इस इलाके में क्या सीन है, नहीं, इस लेकिन इलाके वो में क्या सीन है। शहर के रहने वालों को है ना, बाहर उधर आप हाँ एग्जैक्टली, इंडिपेंडेंटली आप आउटसाइडर जा रहे हो आएगा तो तो आप, उसको, हाँ, हाँ, देयर आप इज नो पता लगा सकते हो वहां पे हाँ, जाके। यहाँ पे प्रॉपर ट्रैकिंग ऑफ हाँ, यहाँ पे प्रॉपर ट्रैकिंग है। आप कुछ वेबसाइट्स हैं, आप वो जिप कोड डालें, वो आपको बताएगा कि ये क्राइम्स हुए थे, और आपको पूरा ग्राफ और चार्ट्स, और आप स्टडी कर सकते हैं, अगर स्पेशली अगर आप घर रेंट करना चाह रहे हैं या खरीदना चाह रहे हैं, सो यू कैन डू दैट रिसर्च यहाँ पे इजीली, सिवाय इसके राइट। बजाय इसके कि आप अच्छा, लोगों से। अच्छा जी। क्राइम से ही को अगर मैं इसे करूं, जो, अच्छा हम हैं सारे कराची की, तो एक जिस चीज को हम बड़े इजीली, हमारी ऑडियंस भी है जो सुनेगी वो रिलेट कर सकती है कि जी कराची में एक सर्टेन पीरियड तक, जो कि अब थोड़ा कम हुआ है बट स्टिल इट्स देयर, जो रिलक्टेंस होती थी टू मूव फ्रीली विद योर, मतलब मोबाइल, या अगर आपको एटीएम जाना है, एटीएम से पैसे ही निकाल के लाने, दैट वाज काइंड ऑफ एन एक्टिविटी जिसके अंदर आप प्लान करते थे एक जमाने में, तो ना कि भाई अब चलो भाई अब्बू को साथ लेकर जा रहे हैं गाड़ी में बैठे हुए, मतलब इट वाज, मतलब एक Right. अजीब सी कहानी थी। हाँ, एक मेंटल टॉर्चर था वो, एक अभी तक रहा है वो कुछ लोगों का, इवन दो कि वहां पे इतना क्राइम है, सब कुछ है, बिगर सिटीज में रहते हो, तुम दोनों रहे हो, अनुष तो रहता है, क्या फिर इस तरह का कुछ टेंशन वहां पे दिमाग में रहती है बैक ऑफ द माइंड? Absolutely. मैं quickly I'll take a shot on this. So मेरे साथ मसला ये था कि जब मैं ड्यूक में था तो वहाँ पे ये कहते थे कि इफ यू आर लीविंग द कैंपस, अच्छा कैंपस वहाँ पे ऐसे होता है, गेटेड कैंपस नहीं होता वहाँ पे, यूनिवर्सिटीज के खुले हुए होते हैं, 50 रोड से अंदर आ सकते, 50 से बाहर जा सकते। सो मैं अपनी बाइक लेके अक्सर है ना रात को लाइब्रेरी से निकलता, समवेयर 11-12 मैं कभी कभार एक दिल्ली से खाना ले लिया करता था, वहाँ पे लेबनीज खाना मिलता था, और घर आता या फिर घर आके तो मैं साइकिल पे जब आता था तो मुझे होता किसी तरह जैसी मैं साइकिल रोकूं ना, तो आई शुड बी एबल टू क्विकली गो टेक द बाइक इनसाइड द अपार्टमेंट एंड लॉक इट, क्योंकि वहाँ पे बाइक बहुत चोरी थी। और फिर वहाँ पे ना मेरे सराउंडिंग्स में कुछ इस तरह के नेबरहुड्स थे जहाँ से पीपल हैड एक्चुअली शाउटेड एट मी एंड, और एकदम से चलना आना शुरू कर देते थे। अच्छा, मेरा जो अपार्टमेंट था वो जमीन, मतलब उस पे था, ग्राउंड फ्लोर पे था, और उसके शीशे जो थे वो बिल्कुल ऐसे थे, यू कुड स्लाइड इट ओपन, और कोई ग्रिल्स नहीं थी। तो मैं तकरीबन 1.5 साल उस अपार्टमेंट में रहा था, तो मुझे काफी डर लगता था, एज अपोज टू शिकागो, आई वाज लिविंग इन अ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के अंदर ना थोड़ी सी सेफ्टी लगती थी, और इश्यूज थे वहां पे, मतलब आई डिड नॉट यूज्ड टू फील टोटली सेफ। अच्छा, वहां पे ना सेफ्टी is like post facto security होती। So when something happens, you can call someone and the police will be there and they will be there in good time. But वहाँ पे generally जैसे यहाँ पे ना proper gates and चौकीदार्स and जालियाँ और वो नहीं है। राइट। अनुज, तुम इसके ऊपर अपना अगर कोई टेक देना चाहो, क्योंकि अभी तो तुम रह भी रहे हो, और क्योंकि मैं इसलिए बोलूंगा कि दिस इज समथिंग जो पाकिस्तान के अंदर जो है ना, पाकिस्तान के अंदर कराची इज अ वेरी यूनिक सिटी इन दैट टर्म। जिस किस्म का फियर कराचियाइट्स में होता है ना, और जिस किस्म की मेंटल टॉर्चर हम लोगों को होती है, एंड आई गॉट टू नो अबाउट ऑल ऑफ दैट फ्रॉम एक्चुअली अ कपल ऑफ फ्रेंड्स जो कराची से फिर बाहर रह रहे थे। इवन जो कनाडा गए वो तो अलग है, लेकिन पाकिस्तान में ही वो दूसरे शहरों में जब गए, एंड दे स्टार्टेड लिविंग देयर, एंड देयर रिस्पॉन्स टू मी अबाउट कराची वाज के यार, जाने के बाद पता लगता है कि कितनी बड़ी एक बर्डन है जो तुम्हारे सर पे से हट गया है,
क्योंकि एक कांस्टेंट टेंशन है घर से निकलते हुए, एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 2000s की, ये दिस इज द पीरियड जब पीक था ना हमारा हाँ। पास, तो मतलब तबाही मची हुई थी शहर में। तो उस हिसाब से वो कह रहे हैं कि यार आप कराची से बाहर निकल जाओ, इवन आप हैदराबाद चले जाओ, इट्स नॉट कि आप सिंध में हो या कुछ हो, सिर्फ कराची से बाहर निकल जाओ, ठीक है ना, एंड दैट टेंशन इज गॉन। तो इस तरह की टेंशन तुम लोगों को वहां पर मतलब जो थी, और तो एक डिफरेंस जो तुमने बताया कि वो तो बिल्कुल सही कह रहे हो कि इवन दो के वहां पे क्राइम हो भी रहा है अगर आपके साथ, तो यू हैव सम रिस्पॉन्स कमिंग इन फ्रॉम द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ना। यहाँ पर तो वो भी खड्डे लाइन लगी हुई है ना, तो वो भी कोई सीन ही नहीं है यहाँ पर। तो ये डिफरेंस मैं पूछना चाहता कि वहां पे मतलब तुम कह रहे हो कि फिर भी थोड़ा बहुत एक फियर फैक्टर था। वहां पे आप गलती से अगर 911 दबाते हैं तो यू हैव टू मेक श्योर टू अटेंड द कॉल, अदरवाइज दे विल कॉल यू। एंड इफ यू आर डूइंग ऐसी ड्रामेबाजी कर रहे हैं तो इट्स अ वेरी बिग इशू। तो वहां पे पुलिस एंड फायर पैरामेडिक्स एंड फायर ट्रक्स एंड like उसका proper ecosystem है, and they take their job very seriously, and I think they're very supportive also. Could be different वहाँ पे community issues हो सकते हैं, but yes, response time is good. मैं at least in the couple of states that I lived in. राइट। नहीं, जिस तरह ठीक, आप अच्छा। आप जो बात कर रहे थे ना कि वो एक फेयर फैक्टर था, बिल्कुल उस 2000s और उस जमाने की बात करें कराची की, तो वो तो हमेशा एक डर रहता था कि एटीएम मशीन जाना, जैसे आपने कहा ना, वो प्लानिंग करनी पड़ती थी कि वेल लिट एरियाज में। हम स्टूडेंट थे तो हम यही करते थे कि सारे दोस्त के नॉर्मली पार्क टावर्स करीब होता था कैंपस के, या फोरम, या इस तरह की जगहें जहाँ पे आप इनसाइड द मॉल गए, आपने एटीएम यूज किया, पैसे आपने सही से गिने, डिस्ट्रीब्यूट किए कि यार सबने अपने अपने पैसे निकाल लो हफ्ते के खर्च के लिए, और फिर ठीक है ना कि बाहर निकले के इतना अंदाजा ना हो। तो वो एक डर पाकिस्तान में आई गेस अभी भी है। और जैसे आपने कहा, बिल्कुल कराची से जाकर मैं इवन हैदराबाद जाता हूँ तो फिर मुझे कभी नहीं लगता कि यार ये मैं एटीएम ये वाला क्यों यूज कर रहा हूँ या वो वाला एग्जैक्टली क्यों यूज कर रहा हूँ। ये हाँ, ये पाकिस्तान में डर नहीं है, ये सिर्फ कराची में डर अच्छा, है। लेकिन ये बड़ा हाँ, लेकिन इस पे जो आप रिलेट कर रहे हैं ना यहाँ से, यहाँ पे भी ऐसा है कि हर शहर में या बड़े शहरों में, न्यूयॉर्क में, शिकागो में, एलए में, कुछ इलाके ऐसे हैं कि जो बदनाम है, जहां पे इसके चांसेस ज्यादा हैं कि अगर आप एटीएम यूज करेंगे तो आपको लूटा जाएगा या $20-40 शायद आपसे ले लिए जाएं, ठीक है, कंपेयर टू बाकी इलाकों के। लेकिन यहाँ पर एक और सिस्टम है ना कि यहाँ पे वो कैश सोसाइटी रही नहीं, अब इतना कार्ड का दौर, इवन जब मैं पहले पढ़ने आया था 2012 में, तभी कार्ड सिस्टम था, और अब तो है ही कार्ड सिस्टम। आई डाउट कि अभी हमें कभी कैश चलो निकालना वो पड़ता है, तो वो एक अलग सिस्टम। कैश तो सिर्फ एक फैक्टर है ना। मेन फैक्टर तो वही है कि आपके बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है। मोबाइल तो फिर भी हाँ आपके पास है, स्मार्ट वॉच है, हाँ, एक्सेट्रा। नहीं मतलब ऐसा वो चीजें हैं। जो तुमने अभी एक बात की ना, कुछ इलाके हैं वो तो आई गेस सब जगह ही होते हैं। कुछ हाँ इलाके इज नॉट द प्रॉब्लम यहाँ पे तो। मतलब अगर मेरे ख्याल में हम लोग काफी ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पे कोई आप नॉर्मली ऐसी वारदात नहीं सुनते। लेकिन इवन देन अगर आप लेट हाँ। नाइट घर आ रहे हैं तो एक बैक ऑफ द माइंड टेंशन होती है कि भाई अभी घर के अंदर जाना है। तो अदुल साहब, आपने बताया कि आप बाहर भी रहे हैं और अभी वापस पाकिस्तान में एक लाइफ गुजार रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ। तो हमारी जो ऑडियंस देख रही है, जो कि स्टूडेंट लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ के अर्ली स्टेजेस पे है, उसको आप क्या मैसेज देंगे कि क्या उनको अभी भी पाकिस्तान में रहते हुए अपने करियर का सोचना चाहिए, या किसी पॉइंट पे बाहर जाने का सोचना चाहिए? और मेनली कौन से फैक्टर्स हैं जो कंसिडर करने चाहिए डिसीजन में, क्योंकि ऑब्वियसली सबके फैक्टर सेम नहीं होते। बिल्कुल सही है। सो इसमें ना दो चीजें हैं। एक तो ये कि जब मैंने ग्रेजुएशन करी थी वहां से, और जब मैंने वहां जॉब करी थी, तो उसमें लेके अब तक काफी डिफरेंस आ चुका है, सिर्फ टाइम का ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का। सो मैं हमेशा सबको ये कहता हूँ कि मैंने जितना ड्यूक में सीखा है उससे कहीं ज्यादा मैंने वापस आने के बाद सीखा है। और उसकी प्राइमरी रेजिडेंस जो है ना, वो मूक प्लेटफॉर्म्स है। फॉर आवर ऑडियंस, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस इसी तरह के, जिसमें मतलब बेश बहा है। मैं किसी एक सर्टेन एरिया को देखता हूँ तो मैं एग्जांपल्स रिपोर्ट नहीं करूंगा, बट इस वक्त आपके पास कोई ऐसी रीजन नहीं है टू नॉट लर्न अ ट्रेड। आजकल गिग इकोनॉमी है, और ट्रेड्स एंड स्किल्स गिव यू अपॉर्चुनिटीज रादर देन डिग्रीज। डिग्रीज डू गिव यू अ लॉट ऑफ door entries and even sometimes opportunities, full time opportunities, but ultimately it's your skill, और skill का जो सीखने का तरीका है वो ऑनलाइन। दूसरा ये है कि इफ यू लुक एट द पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी में आई प्रॉब्ली टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी के साथ एनवायरनमेंट में जितने इस वक्त चेंजेस आ रहे हैं। इफ आई टेक अ फ्यू एग्जांपल, दस्तगीर, एयरलिफ्ट, देयर इज ट्रक इट इन,
these sort of companies are like only 3 to 3 months old, जिन्होंने जो है ना Series A और Series B और seed fundings raise किए and they're in few millions of dollars. तो पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज की कमी टेक्नोलॉजी लैंडस्केप में तो नहीं है. कन्वेंशनल बिजनेसेस में इस वक्त कोविड की वजह से सिचुएशन डिफरेंट है. इट वुड बी मतलब थोड़ा सा डिफरेंट रीजन टू नॉट कमेंट ऑन इट, बट मैं ये कहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान इज नॉट एज बैड एज इट वाज 10 years ago. इट इज बेटर ऑफ. सेकेंड मेरी जो है वो कमेंट ये होगा कि अगर किसी ने बाहर जाना है और जाने के मीन्स हैं और जाने की रिसोर्सेज हैं तो जरूर जाए, लेकिन जो एक कन्वेंशनल विजडम है और जिसको मैं थोड़ा सपोर्ट करता हूँ कि यू शुड थिंक अबाउट द कंट्री इन द सेंस कि इफ यू आर विद इन दैट ब्रेन ड्रेन सॉर्ट ऑफ अ पाई चार्ट में है, यू शुड सर्व योर कंट्री ईदर रिमोटली और कम बैक टू इट. जब वो इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आप पानी के ग्लास में पानी आधा भरा हुआ है तो यू कैन नॉट लाइक आप दूसरों को पानी नहीं पहुंचा. अगर आपका ग्लास भरेगा तब गिरेगा तब दूसरों की तरफ जाएगा. तो इस एनालॉजी को देख ले तो अपने आप को भरने के लिए, अपना ग्लास भरने के लिए अब दुनिया के एक्सपीरियंसेस को लें और उसके लिए अगर बाहर जाना मकसूद है तो जरूर जाए, लेकिन वापस आए या वहां से बैठ के कुछ करने की कोशिश करें कि मुल्क को फायदा. अच्छा, जाने की जो वो है फैक्टर्स, वो बनने की रीजन जो उस्मान भाई ने पूछा वो ये है कि इफ यू थिंक के व्हाट यू आर ट्राइंग टू लर्न उसकी अपॉर्चुनिटीज या लर्न करने के जो तौर तरीके हैं वो इतने अच्छे नहीं रहे जो आपको मिल सकते थे, तो आप जरूर जाएं. और दूसरा रीजन जाने का ये जरूर हो सकता है कि एक्सपोजर. तो आई थिंक ऑनलाइन सेटअप्स में जो आपको चीज नहीं मिलती वो वहाँ का कल्चर है, प्रोफेशनल कल्चर और एकेडमिक कल्चर. वहाँ का प्रोफेशनल एकेडमिक कल्चर क्या आपकी आंखें खोलता है. जिस तरह आप कोई भी ट्रैवल करें, अगर आप एक नॉर्मल ट्रैवल भी कर रहे हैं फॉर लीजर, फॉर सैर तफरी के लिए जा रहे हैं, तो अगर सैर तफरी की प्लानिंग, सैर तफरी में जहाँ रुकना है, जिस तरह कम्यूट करना, उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं, किस तरह पैसे स्पेंड करने. तो वो वाला एक्सपोजर इज 1 in a million और वो आपको ऑनलाइन नहीं मिल सकता. तो आपको जिंदगी में एक तो जरूर इस तरह की तस्वीर जिसमें आप सिग्निफिकेंट टाइम के लिए बाहर जाएं, और अगर आपको नहीं मिले तो आप जिंदगी में पैसे जमा करके जाएं. आपको थोड़ा वो होगा, मुश्किल लगेगा और वो जल्दी खर्च होंगे पैसे, लेकिन वो जरूर वो एक डिफरेंट किस्म का एक्सपीरियंस वो हर किसी को लेना चाहिए. किसी को एकेडमिकली नहीं मिला तो प्रोफेशनली कोशिश करें. अगर प्रोफेशनली नहीं मिला तो लीजर के तौर पे जो है ना किसी ऐसी जो है वो डेवलप कंट्री में जाए, प्रेफरेबली वेस्टर्न डेवलप कल्चर में जाके एक दफा उनके कल्चर को देखें. उससे थोड़ी सी आपको आंखें खुलती हैं और आपका होराइजन ब्रॉड होता है. तो बेसिकली अगर इसको कंक्लूड करें कि तुम जिंदा भाग वाली कैटेगरी में तो बिल्कुल भी नहीं हो. मतलब जाएं, एक्सपोजर के लिए जाएं, रहें, अपने आप को ग्रो करें मेंटली, फाइनेंशियली, जैसे तुमने अभी एनालॉजी दी थी, वेरी गुड. तो और लेकिन उसके बाद फिर वापस आ सकते हैं तो वापस आ जाए, वापस नहीं भी आ सकते तो एक कनेक्शन रखें टू योर होम कंट्री एंड ट्राई टू सर्व इट इन एनी कैपेसिटी यू कैन. बिल्कुल सही. जी नाज़रीन, हमारे गेस्ट की बातें आपने सुनी, उन्होंने अपना तजुर्बा हमसे शेयर किया कि किस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान में और फिर कुछ टाइम पाकिस्तान से बाहर गुजारी. हमने उसके अलावा जब पाकिस्तान और स्पेशली यूएस के बारे में बात की तो हमने कुछ बातें तालीम के हवाले से की, सेहत के हवाले से की, कुछ हमने क्राइम के हवाले से बातें की और थोड़ा बहुत हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बातें की. इसी से उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी बातें कुछ फ़ायदेमंद लगी होंगी, ख़ासतौर पे जो वो लोग जो इस बारे में सोच रहे हैं बाहर जाने के लिए या बाहर रह रहे हैं, तो उनको क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए, कौन से फैक्टर्स. जिस तरह एक वदूद ने बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया कि अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है, कंसिडरिंग के इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी और ऑनलाइन जो मटेरियल अवेलेबल है उससे आप क्या कुछ अचीव कर सकते हैं अलॉन्ग विद कोविड, स्पेशली विद इन दीज टेक्निकल फील्ड्स, आईटी फील्ड में. तो और हम क्योंकि हमारा बैकग्राउंड भी ज़्यादा आईटी फील्ड से ही है तो हम ज़्यादा उसी से रिलेट कर पाते हैं. तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं और अगर आप बाहर जाएं तो भी फोकस रखें कि इफ़ यू कैन हेल्प योर कंट्री बैक इन सम वे तो वो ज़रूर करें. लेकिन एक आई थिंक जो बेसिक टेक अवे है वो यही है कि वेन एवर यू गेट द अपॉर्चुनिटी टेक इट. उससे आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, एक्सपोजर से आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा आएगा, आप ज़्यादा आपका दिमाग ज़्यादा खुलेगा एंड देन ऑब्वियसली आप ज़्यादा ग्रो कर सकते हो. तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट्स मोर अबाउट पर्सनल ग्रोथ एज वेल. राइट. एंड इसमें जो एक चीज और जो ऐड करना चाहूंगा वो ये कि जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था कि दिस इज गोइंग टू बी अ सीरीज.
स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक बंदे की, एक स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के आदमी की अपना पर्सपेक्टिव था ये। वील ट्राई टू गेट मोर पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम डिफरेंट पीपल जिनके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं जब वो बाहर रहे हैं, तो उनके डिफरेंट रीजंस की वजह से डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हुए हैं, whether it be socio-economic background, whether it be their gender, whether it be their religious background, whatever the case may be। तो उनसे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के इसके अंदर हम लोग टाइम टू टाइम सेशंस कर सकें जिसके अंदर डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिल सकें। तो दैट वाज जस्ट वन पर्सपेक्टिव फ्रॉम अब्दुल वदूद, और वो एक स्पेसिफिक सिनेरियो में एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड और सर्कमस्टांसेस की बेसिस के ऊपर उसकी फिट बैठती है स्टोरी। और हम कोशिश करेंगे कि और डाइवर्स ओपिनियंस इस टॉपिक के ऊपर लाने की कोशिश करें। और इस सीरीज का मकसद यही है कि एक्सपीरियंसेस और नॉलेज शेयर की जाए। देयर इज नो फिक्स्ड रिकमेंडेशन फॉर एनीवन और देयर इज नो फिक्स्ड फार्मूला फॉर एवरीवन के सबके साथ एक ही तरीके की चीज होगी। जी नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा होगा। हम कोशिश करेंगे कि अगली दफ़ा फिर हाजिर हों एक नए टॉपिक के साथ। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। अल्लाह।